हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका दूसरी इकाई का 9th चैप्टर जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ। इसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। और ये जो लाइन है जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ, इस लाइन को कहने वाले हैं अमृतलाल नागर जी, जिनका इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार किया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। यानी कि इस लेखक ने ये जो लेखक है इन्होंने ये इंटरव्यू है, ये जो चैप्टर है ये हमारा इंटरव्यू के रूप में है। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। बीच बीच में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, कृति टाइप के क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पढ़ने पर आप तुरंत आपको आ जाना चाहिए, जब ये पैसेज अगर आए तो तुरंत आपको इसकी कृति के आंसर्स आ जाने चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ, तिवारी जी। तो सबसे पहला जो है प्रश्न तिवारी जी कर रहे हैं अमृतलाल जी से। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तो तिवारी जी सबसे पहला प्रश्न कर रहे हैं नागर जी से कि वो नागर जी को उस समय काल में ले जाना चाहते हैं जिस समय उन्होंने लिखना शुरू किया था। यानी कि उनके लेखन के आरंभ काल की ओर ले जाना चाहते हैं कि जब लिखना उन्होंने शुरू किया था, उम्र के जिस मोड़ पर, उस समय की बात कर रहे हैं। और जिस समय लिखना शुरू किया था उस समय साहित्यिक माहौल क्या था, अर्थात कि और कितने लेखक थे जो लिखते थे, और किन लेखकों की बहुत सारी जो मतलब किताबें बिक्री होती थी, लोग उन्हें पसंद करते थे, उनका लेख पढ़ना पसंद करते थे। तो साहित्यिक माहौल कैसा था, किस टाइप का साहित्य ज्यादा चलता था, जैसे उपन्यास चलते थे या कविताएं चलती थी या कथा कहानियां चलती थी, क्या चलता था? और किन लोगों से प्रेरित होकर जो नागर जी है, अमृतलाल नागर जी, उन्होंने लिखना चालू किया। एक्चुअली लिखने के लिए ना हमेशा एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। वैसे तो कुछ लोग खुद से ही इंस्पायर होकर लिखना चालू करते हैं अपने आसपास की चीजों को देखकर, लेकिन कई लोग दूसरों को देखकर भी प्रभावित होते हैं। वो दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मुझे लिखना चाहिए। कुछ बातों को देखकर, कुछ घटनाओं को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसे शब्दों में पिरोना चाहिए इस घटना को। तो वही लेखक से पूछ रहे हैं तिवारी जी, यहाँ पे अमृतलाल जी से पूछ रहे हैं कि किन से प्रेरित होकर उन्होंने लिखना चालू किया, लेखन चालू किया, और उनके क्या आदर्श थे उनके सामने, मतलब किनको वो अपने इंस्पिरेशन मानते थे, आइडल मानते थे। ये पहला प्रश्न तिवारी जी ने किया है नागर जी से। तो अब नागर जी क्या उत्तर देते हैं उसका? नागर जी कहते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। मतलब लिखना तो मैंने बाद में शुरू किया है, लेकिन उसके भी पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपको जितना आप रीडिंग करोगे उतना ही बेटर आप एक राइटर बन पाओगे। तो आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। मतलब आरंभ में, शुरुआत में वो कवियों को ज्यादा पढ़ते थे, कवियों की रचनाओं को ज्यादा पढ़ते थे। जो कविताएं लिखी जाती थी उस समय कवियों द्वारा, उनको ज्यादा पढ़ते थे। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी है। तो किन की कविताएं पढ़ी है ज्यादा? स्नेही जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी कविताएं ज्यादा पढ़ी है। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। छापे का अक्षर यानी प्रिंट वर्ड, प्रिंटेड वर्ड, जो प्रिंट मीडिया होता है ना, प्रिंट करके जो हमको वर्ड्स आते हैं वो, यानी कि रिटन वर्क। तो छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था, ये मेरे पहले दोस्त बने। मतलब बुक्स मेरी जो है, जो रिटन प्रिंटेड बुक्स होती थी, वो मेरे पहले फ्रेंड्स बने। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। पितामह यानी उनके फादर। घर में 2 पत्रिकाएं, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स। तो घर में कितनी पत्रिकाएं आती थी? 2। कौन सी आती थी? एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। तो एक पत्रिका थी सरस्वती और दूसरी थी गृहलक्ष्मी। तो सरस्वती किसके द्वारा लिखी गई थी? स्नेह जी के द्वारा। और गृहलक्ष्मी किसके द्वारा लिखी गई थी? अयोध्या सिंह जी उपाध्याय। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। मतलब उस समय जब ये नागर जी जब पढ़ना शुरू किए थे, तो उस समय किनका साहित्य ज्यादा अवेलेबल होता था उनको? उस समय जो थे प्रेमचंद बहुत ज्यादा फेमस थे। प्रेमचंद का साहित्य था और कौशिक जी का भी साहित्य था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, बंकिम चंद्र जी के उपन्यास, नॉवेल्स पढ़े। शरद चंद्र को बाद में, मतलब
पहले उन्होंने बंकिम चंद्र के उपन्यास पढ़े, फिर उसके बाद में उन्होंने शरद चंद्र के उपन्यास पढ़े। तो ये सब लेखक के नाम है यहाँ पे। कौन कौन है? प्रेमचंद, कौशिक, बंकिम, शरद चंद्र। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। तो ये जो लेखक है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, इनका एक कहानी संग्रह है, मतलब किताबें हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और उस कहानी संग्रह का नाम क्या है? देशी और विलायती। ये प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी 1930 में, 1930 में। तो 1930 के आसपास ही उन्होंने इस किताब को पढ़ा है। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले थे। तो उपन्यास की बात करें तो बंकिम चंद्र के उपन्यास, जैसे कि उन्होंने 1930 में बंकिम चंद्र के उपन्यास ही सारे पढ़ डाले थे उन्होंने। और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। और एक उपन्यास ऐसा था जो राजस्थानी थीम पर था, यानी कि राजस्थान की लोक कथाएं होंगी उसके अंदर, वो भी उन्होंने उसी समय पढ़ डाला था। तिवारी जी, अब वो फिर से तिवारी जी जो है प्रश्न कर रहे हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तो अभी यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में जिन जिन लेखकों के नाम लिए थे उन्होंने, तो यहाँ पे तिवारी जी पूछ रहे हैं कि ये क्या यही वे लेखक है जो आपके आदर्श बने हैं, आपके आइडल बने हैं, जिनको पढ़कर आपने लिखना चालू किया? तो नागर जी कहते हैं नहीं, कोई आदर्श नहीं है। मतलब ये लेखक तो इनके में उनका काम मैं पढ़ता था, लेकिन इनमें से कोई मेरा आदर्श नहीं है। केवल आनंद था पढ़ने का। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे आनंद मिलता था पढ़ने के लिए, मुझे खुशी मिलती थी। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। तो मेरे अंदर से सबसे पहले कविताएं फूटी, मतलब मैं सबसे पहले कविताएं रचने लगा। और ये कविताएं मैंने कब रचनी शुरू की? जब साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, यानी जब साइमन गो बैक के नारे लगे थे ना, जब साइमन कमिश्नर आया था इंडिया में, तो उस वक्त साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हुआ था, यानी कि गो बैक साइमन, उनको जो कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, उस दौरान दैट इज 1928 से 1929 में, और जब ये बहिष्कार चल रहा था उसी दौरान लाठीचार्ज हुआ था। मतलब लाला लाजपत राय वगैरह थे, उनके अंदर लाठीचार्ज हुआ था। और इस अनुभव से ही मेरी पहली कविता फूटी। और ये जो एक्सपीरियंस था साइमन गो बैक वाला, लाठीचार्ज वाला, इस एक्सपीरियंस से ही उनके अंदर से कविता निकली। एक पोइट्री उन्होंने फ्रेम की, बनाई। और वो क्या नाम है उस पोइट्री का? कब लौ कहो लाठी खाए। मतलब कब लौ कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। मतलब ये जो पहली कविता थी और यहीं से उनके लेखन की शुरुआत हुई है। ओके, लेखन का उनका आरंभ हुआ है। तो ये आपको याद रखना होगा, कब लौ कहो लाठी खाए, यह इनके कविता का नाम है। और ये उनकी पहला उनका ये काम था लिखने में। तब तिवारी जी का वापस से प्रश्न आता है, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? मतलब आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए या इस घटना के बाद में? तो नागर जी कहते हैं नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। तो उस वक्त पहले के ज़माने में क्या था कि अगर आपके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट में काम करता है, तो आप रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, फ्रीडम फाइटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो कहते हैं नागर जी, क्योंकि मेरे पिताजी जो है सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इसी वजह से मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा सका। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। यानी 1929 के बाद में उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा, किसमें? लिखने में भी, और साथ ही साथ समाज के लिए कुछ काम करने के लिए भी, यानी समाज के भले के लिए कुछ काम करने के लिए भी। तो उनकी रुचि बढ़ी लिखने में भी, इंटरेस्ट बढ़ा लिखने में भी, यानी कि नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स वगैरह, और प्लस जो कम्युनिटी के लिए जो सर्विस देनी रहती है, हेल्प करना रहता है, उसमें भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तो इनकी लेखक की जो नागर जी हैं, उनकी पहली कहानी कब छपी? 1933 में, 1933 में। और क्या नाम था उस कहानी का? अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों, चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो अब यहाँ पे और कौन कौन लिख रहे थे? तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी। ये तुम्हारे बोला है, यानी कि ये जो तिवारी जी है ये मननपुर के, गोरखपुर के हैं। तो गोरखपुर से वो कहते हैं कि तुम्हारे गोरखपुर से ही एक मनन द्विवेदी जी है, वो भी उस समय लिख रहे थे उन दिनों। और दूसरे एक चंडी प्रसाद हृदयेश जी थे,
वो उनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मतलब लेखन शैली यानी राइटिंग स्टाइल, हर लेखक का अपना एक तरीका होता है लिखने का, राइटिंग स्टाइल होती है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, यानी उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो तिवारी जी का अगला प्रश्न आता है, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा था? क्योंकि ये पूरा टाइम था गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद का, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स चल रहे थे वो टाइम पे। तो तिवारी जी का यही सवाल था कि जब गांधी जी की जो पर्सनालिटी है इन सारे मूवमेंट्स के दौरान, क्या उनके पर्सनालिटी का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो नागर जी कहते हैं, हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो नागर जी कहते हैं, हाँ निश्चित रूप से गांधी जी का भी मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। एक्चुअली उनके पिताजी ने उनको किसी भी तरह के आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था, मतलब उन्हें रोक दिया था कि किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेना है। तो जब वो आंदोलन में भाग नहीं ले पा रहे थे तो वो क्या करे, तो उस वक्त उन्होंने लिखने में रुचि बढ़ाई। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वह रोकना, मतलब उनके पिताजी ने ना उनको आंदोलनों में जाने से रोका ना, तो उनका रोकना ही उनके लेखन के लिए अच्छा कार्य साबित हुआ। तो अब तिवारी जी का फिर से प्रश्न आया, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित हुई? अब तिवारी जी जो साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू लेने से पहले इन्होंने काफी रिसर्च वर्क किया है नागर जी के ऊपर। तो नागर जी की जो भी कुछ कहानियां पढ़ी हैं उनमें से उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि गरीबों के प्रति काफी करुणा रखते हैं, काफी दया भावना रखते हैं नागर जी। तो वो उन्हें के लिए सवाल कर रहे हैं कि जो गरीबों के प्रति जो करुणा है वो आप कैसे प्रभावित हुए, आपके लेखन में ये सब कैसे आया? तो नागर जी कहते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी, यानी कि गरीबों के प्रति जो करुणा है, दया भावना है, वह तो समाज से ही आई है। वे कहते हैं, मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। मतलब जो मेरी पहली कहानी है प्रायश्चित, उस प्रायश्चित में हमें एक जीता जाता एग्जाम्पल मिलता है कि कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है गरीबों के प्रति ये करुणा लाने की। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे, और वो दूसरा कहते हैं कि हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे, परिवार में भी लोग जो है गरीबों की सेवा करते थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। अब यहाँ पे नागर जी कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे उनमें एक बहुत ही अद्भुत गुण था। क्या गुण था? कि अगर कहीं पर भी देखे किसी को दुख दर्द है तो वो वहां तुरंत पहुंच जाते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और इसलिए मेरे पिताजी के इन बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब मैं अपने पिताजी को देखता हूँ कि वो किसी के दुख दर्द में पहुंच जाते थे उनकी मदद करने के लिए, तो मेरे अंदर भी वही भावना आई है। और गरीब तो दुखों से भरे हुए होते हैं, तो उनके अंदर भी उनके लिए मेरे मन में करुणा अपने आप ही जागृत हो जाती है। अगला सवाल तिवारी जी कहते हैं, उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उसका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? अब उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, दैट इज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स भी काफी वहां पे हो रहे थे, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो क्या इन सब मूवमेंट्स का भी आप पर प्रभाव पड़ा? तो नागर जी कहते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। मतलब इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से तो पिताजी ने मुझे डांटा और रोका। जैसे काकोरी बम कांड हुआ है ना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी उस वक्त समय हो चुका था। 1929 में आंदोलन तेज हो गए थे, 1929 में सारे मूवमेंट्स एकदम तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलन तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? अब सामाजिक आंदोलन यानी कि जो सोसाइटी को रिफॉर्म करने वाले जो मूवमेंट्स थे, जैसे कि आर्य समाज वगैरह, तो इनका भी क्या आप पर कुछ असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है? तो नागर जी कहते हैं, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी ने एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। तो यहाँ पे नागर जी कहते हैं कि हाँ, शुरू में थोड़ा असर जरूर था मुझ पर। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी में एक अच्छी बात यह भी थी कि उन्होंने मुझे भले क्रांतिकारी आंदोलनों में जाने नहीं दिया, लेकिन जब सामाजिक आंदोलन होते थे तो वहां उन्होंने कभी भी मुझे जाने से नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। अब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे पहले नागर जी की उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई है? 1933 में। कहाँ? उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, यानी नेहरू जी की मम्मी जो है एक मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटलाइज्ड थी, भर्ती थी। और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था, और उसी समय नागर जी का छोटा भाई भी वहीं पर दाखिल था, एडमिटेड था।
और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे उस समय, क्योंकि आंदोलन चल रहे थे, वो भाग लेते थे आंदोलन में, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। उनकी माँ के पास में कुछ कश्मीरी लोग ही आते थे, उसके अलावा कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था, लेकिन मैं जरूर जाता था रोज उनकी माता जी के पास। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। और जब नेहरू जी जेल से छूटे तो वो अस्पताल में आए अपने माँ से देखने, तो वहीं पर मेरी पहली भेंट उनसे हुई। और उसके बाद तो लगातार होती रही वहीं पर। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की होती थी। तो नेहरू जी से खूब बातें होती थी, मेरी बहुत सारी बातें होती थी, हर तरह की बातें होती थी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा था? तिवारी जी का प्रश्न, आपका पहला उपन्यास कौन सा था? तो नागर जी कहते हैं, पहला उपन्यास लिखा मैंने 1944 में, महाकाल। तो पहला उपन्यास कब लिखा था? 1944 में, जिसका नाम था महाकाल, और जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तो 1944 में सबसे पहला उपन्यास उन्होंने लिखा था महाकाल, जो पब्लिश हुआ 1946 में। और ये उपन्यास उन्होंने कब लिखा था? बंगाल से लौटकर। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? अब तिवारी जी का प्रश्न, क्या यही उपन्यास आपका जो है भूख नाम से प्रकाशित हुआ? तो महाकाल का दूसरा नाम क्या था? भूख। महाकाल उपन्यास लिखा गया था, लेकिन यह प्रकाशित किस नाम से हुआ? भूख नाम से। तो वो प्रश्न कर रहे हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? तो नागर जी कहते हैं हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? तब उनका अगला सवाल नागर जी से तिवारी जी का यह है कि आप अपने समय के कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे। अब क्योंकि नागर जी खुद एक राइटर थे, तो ऐसे तो बहुत सारे राइटर होंगे साहित्य के, राइट? तो किन किन राइटर्स के साथ में उनका मिलना जुलना था, किन के संपर्क में थे, वो कांटेक्ट में थे, और क्या प्रभाव, कौन से राइटर का क्या प्रभाव उन पर पड़ा? ये तिवारी जी का प्रश्न है नागर जी से। नागर जी कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। तो ये सारे जो है राइटर्स उस समय के, नागर जी जिस समय में थे उस समय के राइटर्स के नाम है ये सारे। तो कहते हैं कि ये नाम मुझे याद आते हैं। माधव शुक्ला हमारे यहाँ आते थे, माधव शुक्ला भी एक राइटर है, वो हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु यानी जिनके हाथ उनके घुटनों तक आते हो, लंबे हाथ वाले। ओके, अजानुबाहु थे। ढीला कुर्ता पहनते थे, तो वे ढीला कुर्ता पहनते थे। और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। और वो जो ढीला कुर्ता पहनते थे, उसका जो जेब था कुर्ते की जेब में, उसमें कौन सी मिट्टी होती थी? जलियांवाला बाग की मिट्टी, जो खून से सनी हुई थी। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके अंदर जो मिट्टी थी पूरी लाल रंग की हो गई थी, खून से सनी हुई। तो वो मिट्टी जो है वो हमेशा अपने जेब में रखते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। और फिर 1931 से 37 तक ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स मैं कलकत्ता जाता रहा, मतलब कोलकाता जाता रहा, और वहां पर शरद चंद्र से मिलता रहा और उनके गांव भी गया। शरद चंद्र भी राइटर है, उनसे मिलता रहा हर बार 6-7 सालों तक लगातार, और उनके गांव भी मैं गया हूँ। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो तिवारी जी फिर से प्रश्न करते हैं कि जो पुराने साहित्यकार है, पुराने राइटर्स है, उनमें से आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो नागर जी कहते हैं, अगर पुराने राइटर्स की बात करो तो तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया था। घुट्टी में पिलाया गया था, घुट्टी क्या होती है? बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा एक घुट्टी पिलाई जाती है, जो अलग अलग चीजें होती है, जिससे शरीर में जाने से शरीर थोड़ा स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं होती है। तो तुलसीदास जी की घुट्टी पिलाई गई थी, मतलब कि वो उनको घोल कर पिला दिया गया था। तुलसीदास जी, उनकी सारी कही हुई बातें जो हैं उनको एकदम दिमाग में छप गई थी। तो कहते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। यानी उनके जो पिताजी हैं वो हर रात नियम से रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस उनसे पढ़वाते थे। लेखक मतलब नागर जी से पढ़वाते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे, और तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तिवारी जी,
नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? तो अब तिवारी जी का अगला प्रश्न है नागर जी से। वो कहते हैं कि खंजन नयन, खंजन नयन यह एक किताब का नाम है। इस किताब में उन्होंने सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। सूरदास कौन है? ये एक कवि है, लेखक है, गायक है, और ये जन्म से ही अंधे थे। लेकिन इसके ऊपर भी काफी बहस थी कि जन्म से थे या बाद में हुए। तो सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि सूरदास कितने चमत्कारी पुरुष थे, और बहुत ही डिटेल्ड में उनका डिस्क्रिप्शन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? मतलब सूरदास जी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी कहते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। नेत्रहीनों के, नेत्रहीन यानी जो देख नहीं सकते, उनके चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। मतलब ये जो नेत्रहीन होते हैं, भले उनके नेत्र नहीं होते हैं, लेकिन जो उनकी दूसरी इंद्रियां हैं वो बड़ी सतर्क रहती है। तो वो कभी कभी जो बातें कहते हैं ना, वो एकदम सच हो जाती है ना। सुर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सुर जन्मांध थे या नहीं। अब इन सूरदास के बारे में काफी सारा विवाद चला था, काफी कंट्रोवर्सीज चली थी। कुछ लोग कहते थे कि वे जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, कि वे जन्म से नहीं, बाद में अंधे हुए हैं। सवाल यह है कि देखता कौन है? अब लेकिन वो तो झगड़ा करने का मुद्दा ही नहीं है। उनका सवाल तो यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? वो अंधे है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन देखता कौन है? आंख देखती है या मन देखता है? आंख माध्यम है, देखने वाला तो मन है। आंख तो सिर्फ एक जरिया है, देखने वाला तो मन है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? अब तिवारी जी का अगला सवाल, वो पूछते हैं नागर जी से कि आप जो भी लेखन करते हैं, क्या आपने इसकी जानकारी ली है कि आपका वो लेखन कितना सफल रहा है ना। लिखने के सार्थकता की परख, यानी कि आपने जो भी लिखा है वो कितना आप सक्सेस रहे हैं उसमें। तो नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। अब सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है कि कोई भी राइटर जो है, जो बुक छाप रहा है, तो वो कितना सक्सेस हुआ कैसे पता चलेगा? तो जब बुक्स के थ्रू लेटर्स आते हैं राइटर के पास में बुक्स का रिव्यूज देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि ये कितना सक्सेसफुल है या नहीं है। तो नागर जी कहते हैं, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, मतलब मेरे पास बहुत से लेटर्स आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में। मेरे लेटर्स जो आते हैं वो उपन्यासों के बारे में मुझसे सवाल जवाब करते हैं, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास पत्र आते हैं जिनसे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरे रीडर्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मेरे राइटिंग्स पे, है ना। पाठकीय यानी रीडर्स की प्रतिक्रियाओं मतलब रीडर्स का रिएक्शन। तो ऐसे लेटर्स आते हैं जिससे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरे पढ़ने वाले हैं किताबों को, मेरे साहित्य को पढ़ने वाले जो हैं, वो मेरे साहित्य के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उससे मुझे पता चलता है कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ एज अ राइटर। तिवारी जी का अगला प्रश्न, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है, मतलब आप तो काफी घूमे हो, नागर जी से कहते हैं। तो नागर जी कहते हैं, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का। तो कहते हैं, हाँ, मैंने तो पूरे अखंड भारतवर्ष का जो है भ्रमण किया है। पेशावर से कन्याकुमारी, पेशावर आ जाता है आपका वेस्ट में, से कन्याकुमारी आ गया आपका साउथ में, तक बंगाल से कश्मीर तक, बंगाल आ गया ईस्ट में, कश्मीर आ गया नॉर्थ में, यानी कि वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ सब। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर, चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तो वो ये बता रहे हैं नागर जी कि ये जो मैंने यात्राएं की है, इनका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिल गई कि कोई कैरेक्टर जो है, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर देखे इस दौरान जब मैं घूमा, भ्रमण किया मैंने पूरा, तो और उनके मनोविज्ञान को, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनको भी मैंने समझने का बहुत ही ध्यान, मतलब मुझे मौका मिला और मैंने उनको समझने की कोशिश की। तिवारी जी का अगला प्रश्न, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? तो तिवारी जी का अगला प्रश्न ये था कि आपके समय में जो लेखक है उनमें आप किसको ज्यादा पसंद करते हो? आपके समय के दौरान, मतलब आपके समय में जो दूसरे लेखक थे उनमें से आप किसे ज्यादा पसंद करते हो?
तो नागर जी कहते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ। नागर जी कहते हैं, दिल से पूछो तो एक ही आदमी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। तो किन से वे बहुत प्यार करते हैं? रामविलास जी शर्मा से। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। और दूसरे वो बताना चाहते हैं कि जो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी है, उनकी जो किताब है, पहली किताब देशी और विलायती का संग्रह है ना कहानियों का, ये किताब अगर फिर से मिल जाए तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। मतलब ये जो देशी और विलायती जो किताब है, उसमें बदलते हुए भारत का यहाँ पे सुंदर चित्र बताया गया है कि किस तरह भारत जो पहले था और कब अब कैसा अब हो रहा है। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। टॉल्स्टॉय और चेखव, इनकी राइटिंग्स भी नागर जी को बहुत पसंद है। तिवारी जी का अगला प्रश्न, आपने तो पत्रों को भी बहुत संकलन किया है। संकलन करना है ना, इकट्ठा करना। तो वो कहते हैं कि आपने तो पत्रों को भी इकट्ठे किए हैं। नागर जी कहते हैं, हाँ बहुत, पत्रों का संग्रह भी काफी है। बोलते हैं, हाँ मैंने तो काफी सारे पत्रों का संग्रह किया है, यानी कलेक्शन किया है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है, वह इतना प्रॉपरली नहीं रखा हुआ है, जमाया हुआ नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। मतलब पत्र तो छोड़ो, मैंने जो प्रत्येक जाति के रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, इसके लिए बहुत घूमना पड़ता है। जो राइटर्स होते हैं वो खाली बैठे बैठे नहीं रह सकते, उनको घूमना पड़ता है, चीजें देखनी पड़ती है, परखनी पड़ती है, समझना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे रीति रिवाज, प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। और जो जहां जहां जाते थे वहां जो भी बड़े बूढ़े होते थे, अब बड़े बूढ़े होते थे मतलब उन्होंने बहुत लाइफ देखी है, तो बहुत पुरानी बातें भी उनको पता रहती है, तो वो भी उन्होंने उनसे जानकारी ली, इतनी पुरानी पुरानी बातों की, काफी सारे बातों की। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तो ये जो किताब है जो इन्होंने लिखी है नागर जी ने, गदर के फूल, इसके लिए वो कहते हैं कि मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा था। अब तिवारी जी का अगला सवाल, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क मतलब कि जानकारी हासिल करना, मतलब ये फील्ड वर्क जो है इंग्लिश वर्ड है, क्षेत्र बोलते हैं उसको, फील्ड को यानी क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र कार्य, वर्क यानी कार्य, क्षेत्र कार्य, यानी कि आपको जिस जगह के बारे में कहानी लिखनी है, आपको उस जगह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए वो जानकारी हासिल करने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, उनके रीति रिवाज जानने पड़ेंगे, उनके तीज त्योहार जानने पड़ेंगे। तो ऐसे वो उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे गदर के फूल के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ा था। तिवारी जी का अगला प्रश्न है, आपने बहुत सारे उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। तो नागर जी कहते हैं, हाँ बहुत करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा था। तो नागर जी कहते हैं, वैसे तो फील्ड वर्क मैंने हर उपन्यास में किए हैं, लेकिन ये जो किताब है नाच्यो बहुत गोपाल, इसके लिए तो मुझे सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा था। जो साफ सफाई का काम करते हैं, इन लोगों की बस्तियों में जाना पड़ा था, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा था। और इन सफाई कर्मियों के जो रीति रिवाज थे उनका मुझे अध्ययन करना पड़ा था, उनकी मुझे स्टडी करनी पड़ी थी। नाच्यो बहुत गोपाल, इसके लिए उनको कहाँ जाना पड़ा था? सफाई कर्मचारियों के बस्तियों में। अब तिवारी जी का अगला सवाल, नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? तो नागर जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल अलग है। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, प्राण और मन दोनों अलग अलग है। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन तो बहुत तेज चलता है लेकिन प्राण इतना तेज नहीं चलता, उसे खींचना पड़ता है आगे तक। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन में संस्कार रंगते हैं। मन एक ऐसा निर्मल जल है, हमारा मन एक ऐसा निर्मल जल है। तो मन को निर्मल जल से कंपेयर किया है, जिससे जीवन में संस्कार रंगते हैं। मतलब हमारे जीवन में संस्कार हमारे बनते हैं हमारे मन के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा। मन प्राण से ही सधता है और मन जो है हमारा, हमारे प्राणों से ही सुशोभित होता है। तिवारी जी, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। सुर में आपने मन को ही पकड़ा है ना, सूरदास जी के लिए जो लिखा है आपने, उसमें मन के बारे में ही ज्यादा लिखा है। तो नागर जी कहते हैं, हाँ
सुर ने एक जगह लिखा है, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि सूरदास जी ने भी एक जगह पर लिखा है कि मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूँ। यानी सूरदास जी जो है दसों दिशाओं में देख लेते हैं, सभी तरफ से देख लेते हैं। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तो जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी यानी फोकस सेंटर में होगा, इंट्यूटिव आई बनाएगी। आई यानी स्वयं, खुद, मन। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाजा नहीं किया। तो अब तिवारी जी का आखिरी सवाल है कि हमने आपका बहुत समय ले लिया है, बल्कि इतना समय ले लिया है कि हमने आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और आपकी तबीयत का भी लिहाज नहीं किया। तो मैं भी काफ़ी उम्र हो गई होगी इनकी, और काफ़ी बीमार भी, या स्वास्थ्य भी उनका सही नहीं रहता होगा, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने आपका काफ़ी समय ले लिया है और इस उम्र में आपका स्वास्थ्य भी जो सही नहीं रहता है। तो नागर जी कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद, मतलब उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद वो थोड़े से टूट गए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तो वो टूट गए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए, लिखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूं। तो तुम लोग तो यही इसी बात का शुक्र मानो कि मेरी रचनाएं आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तो इसके साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब अगले वीडियो, जो आने वाले कुछ वीडियोस हैं, उनमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। एक और मेरा चैप्टर बाकी है हिंदी का, पहले वो एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसके बाद में सारे वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स डाल दूंगी। पर डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के पहले आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक